बेटा चलो आगे चलते हैं, अपने को कवर करना है बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन। देखो हम लोग क्या करते थे रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर में, इसको साफ कौनों ने करे है, आई ना करे हो, इसको पहले रफ कर लेते हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, देखो सबसे पहली बात मैं 2-3 चीज़ कवर कराया था। क्या लिए थे रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर में, सबसे पहले अपने को डिस्कस करना था वो था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम लोग 2 टाइप में कैटेगराइज किए थे। एक था कौन कौन सा बेटा, एक तो था हमारा टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट, ये हम पूरा तरह से कवर कर लिए थे। उसके बाद दूसरे टॉपिक पे अपने कवर करना था दैट इज बॉन्ड फ्यूजन, या इसी को मेरे ख्याल से लिखा रहूंगा दैट इज बॉन्ड क्लीवेज। और थर्ड नंबर पे इसके बाद अपने को कवर करना था बॉन्ड क्लीवेज के बाद पढ़ना था इंटरमीडिएट। आज मैं इंटरमीडिएट तक मेरे ख्याल से ऐसा महसूस हो रहा है मैं पहुंच जाऊंगा। और चौथे नंबर पे इसके बाद जो अपने को पढ़ना था वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ से कवर कर लेंगे तो देखो तुम्हारे कोई भी एग्जाम्स हो जाए यहाँ से कंफर्म पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग चौथे नंबर पे पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इनमें से इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से कवर करा दिया था, नहीं इसको मैंने कवर करा दिया था। आज हमारा पारी है कौन सा, दैट इज बॉन्ड क्लीवेज। तो हम लोग हेडिंग डालने वाले होंगे, देखने जाना बॉन्ड क्लीवेज कहते किसको हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश बना लेता हूं और हेडिंग डाल लेता हूं बेटा बॉन्ड क्लीवेज। इस बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग एक और नाम देते हैं जाके आगे, दैट इज बॉन्ड फ्यूजन। तो देखना दोनों में से कोई भी नाम पूछ सकता है, लेकिन मैं जनरली इसको बॉन्ड क्लीवेज बोलना पसंद करूंगा, ये अच्छा लगता है। हिंदी में से क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बंद विदलन, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, बॉन्ड का ब्रेक होना या बॉन्ड का टूटना बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। जैसे मैं तुम लोग का बताया था रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर में या रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर में कि कैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते थे कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सबस्ट्रेट ले लिया हूँ। अगर मैं यहाँ पर किसी न्यूक्लियोफाइल को जो कि रिएजेंट है इसको जैसे अटैक करता था, अटैक करने के बाद ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है क्या, और अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता था तो यहाँ पर RO पे नेगेटिव चार्ज बन जाता था H, और यहाँ पर बन जाता था न्यूक्लियोफाइल। यही जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये बॉन्ड किस किस टाइप से ब्रेक होता है, यही कहलाता है बॉन्ड क्लीवेज। मतलब कि किसी 2 एटम के बीच में लगे बॉन्ड का ब्रेक होना बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी भी एटम में बॉन्ड का क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन 2 तरीके से होता है, जिनमें से मैं 1 बाय 1 लिखना पसंद करूंगा। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, जबकि दूसरे को हम लोग बोलेंगे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। मुझे बिल्कुल हिंदी बताना पसंद नहीं है, अगर मैं हिंदी बता सीख जाओगे तुम लोग, इसलिए बोलूंगा नहीं बेटा। दूसरा मैंने बोला है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन। ये देखो इनको दोनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। देखो कैसे, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, मेरे ख्याल समझ तो जरूर गए होंगे। अपने को समझाना है होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता क्या है। देखो मैं क्या कर लूं कि मान लो ऐसा कोई एक एटम है A और A, इनमें से इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक कराना है। अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक कराऊं तो सबसे पहली बात ध्यान देना, यहां पर मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूं कि A और A के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या बेटा, एक एक नंबर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने होंगे, और अगर एक एक नंबर के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने होंगे तो ये ऐसा और ऐसा होगा। बात मानते हो क्या। अगर मैं इनका बॉन्ड क्लीवेज कराना चाहूं तो पहले देखो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग क्या सिखाए थे, बॉन्ड बनता कैसे है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या सिखा रहा हूं, बॉन्ड टूटता कैसे है। तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा कि चल भाई हम अलग अलग हो रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले। अगर ऐसा होगा तो मुझे बताओ इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा, इसके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या। और जिस भी एटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। आज से बोलना शुरू कर देंगे फ्री रेडिकल, आगे जाके बताऊंगा होता क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए फ्री रेडिकल मैं बोल दे रहा हूं। या ना बोलो तो आप सीधा रेडिकल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुक्त मूलक हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में से रेडिकल भी बोल दिया जाता है। अब अपने को समझना क्या है, मुझे बताओ होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में कह किसको सकता हूं कि जब 2 एटम का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक के दौरान इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रूप से हुआ क्या, समान रूप से हुआ क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं। मतलब कि कभी भी बॉन्ड का क्लीवेज या बॉन्ड का फ्यूजन इलेक्ट्रॉन के
इलेक्ट्रॉन के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है तो उसे हम लोग होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज कहेंगे। लेकिन इधर देखते जाना, मैं क्या कर लेता हूं, एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे से बना लिया है ये और ये मैंने, और यहां पर क्लोरीन। मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर इस बॉन्ड की बात करूं तो यहां पर दोनों के दोनों बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड के शेयरिंग से बने हैं। लेकिन मैं क्या कर दूं कि अगर ऐसा हो कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच ले, अगर खींचेगा तो बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जैसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। रीजन क्यों? क्योंकि इसने पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपने साइड में और इससे पूरा इलेक्ट्रॉन खींचा गया है, इसलिए इससे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। यहां पर देखो क्या इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ है? क्या हुआ बेटा? अनइक्वल अमाउंट में हुआ है। दैट मीन्स ये कि जब बॉन्ड का क्लीवेज इलेक्ट्रॉन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है तो उसे हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहेंगे। जब वो सिमिलर इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज कहेंगे। समझ में आ गया? एक पॉइंट यहां पर मैं जरूर लिख सकता हूं, क्या कि ये होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इक्वल, मैं पूरा वर्ड में लिखवाऊंगा बट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उधर क्या लिखेंगे बेटा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टार बनाता हूं और यहां पर लिखता हूं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात और ध्यान से समझना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ बेटा, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज में जिसमें इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें क्या फॉर्म हुआ है? रेडिकल फॉर्म हुआ है ना। लेकिन इधर क्या फॉर्म हुआ है? या तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। बताओ, पॉजिटिव चार्ज को मैं कैटायन बोल सकता हूँ, नेगेटिव चार्ज को एनायन बोल सकता हूँ। इसका मतलब इसमें आयंस फॉर्म होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? सेकंड पॉइंट कि होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा क्या फॉर्म होते हैं? रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो रेडिकल मैंने फॉर्म लिख दिया है। इधर क्या लिखूंगा बेटा? आयंस फॉर्म होते हैं, आयन फॉर्म होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, और अपने को आयंस लिख लेते हैं, आयन नहीं आयंस ज़्यादा ही बन सकते हैं। आगे एक बात और ध्यान रखना, ऐसा बोला जाता है कि होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज में चूंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रूप से होता है, इसलिए इसमें इस बॉन्ड क्लीवेज के लिए हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जब इस बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगा ना, तो चाहे मैं टेम्परेचर दे दूं या सनलाइट दे दूं, दोनों के दोनों कम अमाउंट में, मतलब कम एनर्जी में हो जाएंगे। दैट मीन्स ये कि ये कम टेम्परेचर में होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं बेटा, इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। लेकिन वो वाला क्या होगा बेटा? हाई टेम्परेचर। तो शॉर्ट में लिख दूं HT, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर में हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अपने को इतना ध्यान रखना है, पहले इसको वर्ड टू वर्ड लिखवा देते हैं, फिर मैं बताता हूं क्या क्या चीज़ है। आगे चले बेटा, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना, और वो मैंने क्या बताया था कि इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट आर यूज्ड। उधर हम लोग यूज़ करते हैं बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो मैं इधर लिखता हूँ पोलर सॉल्वेंट आर यूज्ड। बस इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा हो गया बॉन्ड क्लीवेज। मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह से होता है, कैसे कैसे बनते हैं। अब अपने को चलना है, ये बॉन्ड क्लीवेज का टॉपिक भी खत्म हो गया। आगे अपने को कवर करना है, वो है बेटा क्या? दैट इज इंटरमीडिएट। तो आगे चलो और हेडिंग डालो इंटरमीडिएट। पहली बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कौन कौन सा पढ़ना, होता बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को सारा नहीं पढ़ना है। कौन कौन सा चीज़ पढ़ना वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोकेटायन के बारे में। उसके बाद दूसरा अपने को पढ़ना है दैट इज़ कार्बोएनायन के बारे में, मतलब कार्बोएनायन क्या होता है। उसके बाद अपने को पढ़ना है फ्री रेडिकल, जो कि मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत समझा दिया हूँ। और उसके बाद और कौन कौन से होते हैं ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर होता है कार्बीन, मेरे ख्याल से ये तुम लोग को पढ़ना नहीं है, तो पेपर के अंदर दिया भी नहीं हो। और कार्बीन के बाद अपने को पढ़ना होता है नाइट्रीन, और छठवें नंबर में उसके बाद पढ़ते हैं बेंजाइन। ये मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया बता दिया, और रेजोनेंस के अंदर में उस दिन जो लड़की मेरे से पूछ रहे थे उनकी बात बोल रहा हूँ। और 7 नंबर पे अपने को पढ़ना पड़ता है नाइट्रीन बेंजीन हो गया, और वो है एलाइड। ये अपने काम के है नहीं,
इनमें से अपने को क्या क्या कवर करना है ध्यान रखना। ये होते सारे के सारे इंटरमीडिएट हैं, उनमें से अपने को ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। इनमें से इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से, और वो ये है और ये है। कार्बन आयन शायद मेरे ख्याल से पेपर के अंदर पूछा नहीं हूँ, तो उसको मैं शायद कवर ना कराऊँ, कवर करा दूंगा, पर उतना सिस्टमेटिक नहीं करूँगा, पढ़ना नहीं है, जानना बस है, बाकी हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, इसे कॉपी करो या कॉपी कर लेना। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं कार्बोकेटायन को डिस्कस करवा देता हूँ कि होता क्या है, उसके बाद 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं पहला कार्बोकेटायन। देखते जाना बेटा, एकदम सिंपल, एकदम बोर्ड पे ध्यान देना, तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा याद हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट मिस करे ना तो गड़बड़ होगा भाई। तो मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ एग्जैक्ट हो समझ जाना, वैसे होता होगा, अब होता ही है ऐसे, और आगे तुम लोग समझ जाओगे। देखो जरा, आ जाओ। कौन? हाँ, पारस सर, जाओ। गुनगुन, गुनगुन दीदी, हाँ तो चलो। कार्बोकेटायन देखो बेटा, क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए नाम से पता चल रहा होगा, कार्बो का मतलब कार्बन और केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम कार्बोकेटायन बोलेंगे। ये तो समझ में आया, बनता कैसे समझते हैं, होता क्या है। तो मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लिया हूँ HH, और यहाँ पर मैंने Cl ले लिया है। मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात, इसमें ऐसा बॉन्ड ब्रेक कराऊँ कि ये जो बॉन्ड है उनमें से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से खींच ले, और जैसे अगर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो बताओ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl- फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अगर अभी देखोगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम लोग कार्बोकेटायन बोलते हैं। लेकिन इतना में काम चलेगा नहीं, ये तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहली बात, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन के लिए हमने कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कराया है बताओ, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक? हेट्रोलाइटिक ना, पहला पॉइंट ये लिखना कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा होता है। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरी अब कार्बोकेटायन को डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात ये है, सबसे पहले इस कार्बोकेटायन का ना आप नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। कैसे बताओ बेटा, इसके पास 2, यहाँ पास कितने 4, और यहाँ पास कितने 6। पॉजिटिव का ले रहा तो होता ही नहीं है, तो बताओ इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मतलब कार्बोकेटायन वे स्पीसीज है जिसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, इन 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो काउंट करके देखो। इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बताओ बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 दिखाई दे रहा है ना। लोन पेयर है क्या इसमें, नहीं, तो 0। अगर इसका इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गया तो मुझे एक बात बता दो बेटा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp2 कंफर्म। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा तो मतलब मैं यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख देते हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि एक बार बोर्ड में देख लिए तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्योमेट्री यहाँ लिख लेते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये बात तो अपने को पक्का समझ में आ गया। अब इन्हीं वर्ड से ना आप आसानी से इसको डिफाइन भी कर सकते हो। सबसे पहले देखना मैं क्या क्या बोलते जाता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही डिफाइन भी करूँगा कि कार्बोकेटायन वे ऑर्गेनिक स्पीसीज होते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है मतलब कि ऑर्गेनिक स्पीसीज। तो मैंने इसीलिए बोला कि कार्बोकेटायन वे ऑर्गेनिक स्पीसीज होते हैं जिनका फॉर्मेशन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा होता है, जिसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, जबकि इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं पाया जाता है। क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आ गया, यही कार्बोकेटायन का डेफिनेशन भी है। कॉपी कर ले, अच्छा तो कॉपी करो। बेटा ये हो गया सबसे पहली बात, इसकी ना ये जो ट्राइगोनल प्लेनर लिखा हूं, ये ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर, इसके लिए 2 एविडेंस दिया गया था कि कहाँ कहाँ पर ये एक्चुअली होता है। एविडेंस मत जानो, वो बीएससी वाली क्लासेस को होती, तुम्हारे जरूरत नहीं है, इसलिए हम सीधा से चल देते हैं इसका स्ट्रक्चर पर। और इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाने वाला हूँ देखना। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे कि कार्बोकेटायन का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, तो हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं। मैं यहाँ पर H डाल दिया और एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा, इसी को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है बेटा।
अब वैकेंट पी ऑर्बिटल होने के कारण इस पे अगर बताओ इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने थे 8, 8 में से एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो ये ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या हो गया, खाली। इसीलिए मैंने कहा लिख दिया है वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, नहीं ऑर्बिटल भी बोल सकते हो या स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन बोल सकते हो। तो मैंने आईना बना लिया है। आगे ये अपने को कुछ और काम करना है, मैं इसको रफ करना पसंद करूंगा और लिखते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ, ओ प्रिंटिंग मिस्टेक किसने लिखा, अच्छा मैं ही गलत करता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। आगे चलते हैं बेटा, इधर मैं रफ कर दूं ना, और चलो देखते जाना। इस कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर में 2 प्रिपरेशन सिखाता हूं, इसका प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है। जैसे तुम्हारा थोड़ा सा और जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा बेटा, अभी देखते जाना। मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पास एक एल्कीन लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पास हेडिंग डालो प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के अंदर में सबसे बोलते हैं फ्रॉम एल्कीन, मतलब हम एल्कीन से कैसे बना देंगे। तो ये बोला जाता है कि सबसे पहले एल्कीन ले लो, यहाँ पास H और यहाँ पास कार्बन कार्बन, यहाँ पास R ले लेता हूँ, यहाँ पास H ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँ, इसको रिएक्शन कराना है H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ H2SO4। बताओ बेटा H2SO4 एसिड है ना, और अगर ये एसिड होगा तो H+ आयन डोनेट करना पसंद करेगा, और अगर H+ आयन है तो पहले बताओ इलेक्ट्रोफाइल, और डबल बॉन्ड किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये इस पर अटैक कर सकता है क्या, लेकिन काम है कौन सा कार्बन के थ्रू अटैक करेगा, लगाओ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। बताओ इस कार्बन से किस कार्बन पर, किस कार्बन से, इस कार्बन से, कंफर्म, चलो ठीक है। फिर तो ये H, यहाँ पास H, और यहाँ पास क्या बन जाएगा बेटा H, इस कार्बन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास है R, और यहाँ पास बन गया H। बताओ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करके देखो 6 ही आ रहे होंगे, मतलब क्या फॉर्म हो चुका है, कार्बोकेटायन। दूसरा एक और मेथड है मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले किसको किसको समझ में नहीं आया, जगली हो, बताओ बेटा यहाँ से प्लस आई इफेक्ट काम करेगा कि नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साइड शिफ्ट हो जाएगा, इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब इस कार्बन के थ्रू H पर अटैक करेगा कि नहीं, समझ में आ गया। आगे सेकंड पॉइंट, एल्कीन से इस तरह से बनता है। दूसरा हम लोग क्या करें, रिएक्शन विद बेस कर दें, या तुम किसी के साथ करा दो, फ्रॉम एल्केन लिख लेते हैं, फ्रॉम यहाँ पास लिखते हैं एल्केन। क्या करूँगा बेटा, यहाँ पास ले लेता हूँ 1 ले लिया यहाँ पास, और यहाँ पास ले लेते हैं H। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको किसी बेस के साथ में रिएक्शन करा दो। बताओ बेस हार्ड NaOH, बेस H+ आयन को बाहर निकालने काम करता है कि नहीं, और अगर अच्छा H+ को नहीं निकालेंगे बेटा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, किसने लिखा, कंप्लीटली मिस्टेक, इसको नहीं, ये कार्बन आयन फॉर्म हो जाएगा, बेस के साथ रिएक्शन नहीं कराएंगे, हम किसी और के साथ करा सकते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ओ इसे कॉपी करो, देखते हैं। एल्कीन से तो मैंने बता दिया है, हाँ सेकंड पॉइंट, फ्रॉम एल्किल। क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल। हम लोग एल्कोहल के द्वारा कैसे बना सकते हैं, कोई एल्कोहल को फॉर्मूला बताओ जरा, बता के रखा हूँ, क्या बेटा, ROH बोला कर, ठीक है, ROH। इसको क्या करो बेटा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो यहाँ पास H+ ले लो। सबसे पहली बात ऑक्सीजन, इसके पास बताओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, इस लोन पेयर को अटैक कर सकता है, और अगर ये अटैक कर देगा तो बताओ R, यहाँ पास O, यहाँ पास H पहले सा, एक H और जुड़ जाएगा। चूँकि ऑक्सीजन लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो बॉन्ड को खींचेगा कि नहीं, और बॉन्ड को खींचेगा तो बताओ R पे क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पास बाहर निकल जाएगा H2O। बताओ कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बोकेटायन। अच्छा किसी को समझ में नहीं आया, देख लो R के जगह पे आप CH3 ले लो, यहाँ पास H, यहाँ पास H और यहाँ पास OH, H+ के साथ रिएक्शन कराएं तो बताओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अटैक करेगा, और अटैक अगर करेगा तो मुझे बता दो मेरे बच्चों, यहाँ पास HH, यहाँ पास क्या बन जाएगा, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज। बताओ अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बॉन्ड क्लेवेज होगा, और अगर बॉन्ड क्लेवेज होगा तो बताओ कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा मतलब क्या बोल सकते हैं, कार्बोकेटायन। क्लियर हो गया, कर लोगे आराम से, चलो जोरॉक्स करो भाई। आगे चलते हैं कार्बोएनायन पर।
चलो बेटा लिखना ध्यान देखो, कार्बोकेटायन सीख गए हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर के अंदर में नहीं आएगा, तुम्हारे पेपर के अंदर में, बाकी सबके पेपर अंदर आता है। अब वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो समझना ये कैसे, इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात उन बच्चों को मैंने बता के रखा था, किन बच्चों को, एक बात ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती बेटा, कम होती है, बता के रखा हूँ ना। लेकिन अगर यही चार्ज क्या होने लगे किसी मॉलिक्यूल्स में कम, तो उसकी स्टेबिलिटी मुझे बता दो कम होना शुरू हो जाएगा। क्या बेटा, स्टेबिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगा, बड़ा। अच्छा, यही बात अपने को समझना है। इसी के रेफरेंस में एक क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ, और वो क्वेश्चन ज़रा इस तरह से देखते जाना। एक मेरे पास है ये H मैंने बना लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने Cl ले लिया, ठीक है, और दूसरी मैंने B ले लिया है। या ऐसे करते हैं, चूँकि अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं, इनमें से अपने को एक बात और समझना है। क्या समझना है बताता हूँ बेटा। तो मैं ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पर मैंने R ले लिया है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर मैंने बना दिया ये, और दूसरा मैंने इसी तरह से ले लिया, यहाँ भी R बना दिया H, यहाँ पर कार्बोकेटायन बना दिया हूँ। C नंबर पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, R, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर कार्बोकेटायन, ठीक है। ये तीनों की तीनों ABC कार्बोकेटायन है। इन कार्बोकेटायन का मुझे स्टेबिलिटी चेक करना है। चेक करके देखो किस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कार्बन पे अगर कम चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन कार्बोकेटायन पर अगर कार्बन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा स्टेबिलिटी तो नहीं कम होगी, ठीक है ना। तो चेक करके देखो। सबसे पहले बात बताओ बेटा, इसमें से जो R ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ना। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पर कितने प्लस आई वाला ग्रुप है, 1। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देगा कि नहीं, कम कर देगा। तो मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इतना आया है। मुझे बताओ बेटा यहाँ पर कितने प्लस आई वाले ग्रुप हैं, तो बताओ ये इस प्लस चार्ज को और कम कर देगा क्या, और अगर वो प्लस चार्ज कम कर देगा तो इसका नेगेटिव प्लस चार्ज थोड़ी कम हो जाएगी कि नहीं। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप हैं, और 3 प्लस आई ग्रुप होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज जो कम करेंगे, इसलिए मैं प्लस चार्ज को और छोटा बना दिया हूँ। मतलब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सही बात है ना बेटा। और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने से कार्बन पर चार्ज जो है, कार्बोकेटायन पर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। और चार्ज के डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज। मतलब कि स्टेबिलिटी क्या होगा, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज, ओके, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है ना, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो अगर मैं बोलूँ तो इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कौन सा, C वाला, फिर B वाला, फिर ये वाला। ये हो गया इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या मैं समझा पाया तुम लोग को। किसको किसको हवा नहीं लगा जरा बता दो मुझे, किसको किसको, सीमा तुझे लग गई, ठीक है। और हवा मतलब समझ में आया कि नहीं ये बोल रहा हूँ।